पार्शियल टियर की कंडीशन भी आ जाती है। पार्शियल टियर मतलब कि थोड़ा-सा जो है टेंडन जो है वो हल्का-सा टियर हो जाता है। पूरा नहीं, थोड़ा-सा टियर हो जाता है, तो उसको हम पार्शियल टियर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटेटर कफ इंजरीज़। अब रोटेटर कफ इंजरीज़ स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन वालों को ज़रूर देखना चाहिए या फिर जिनको भी कंधे में दर्द होता है, उनको ये टॉपिक ज़रूर देखना चाहिए। बाकी लोग की अपनी मर्ज़ी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि रोटेटर कफ इंजरीज़ होता क्या है? अब जैसे रोटेटर कफ है, उसमें 4 मसल ग्रुप आती है, जिसका नाम है सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और इंफ्रास्पाइनेटस। अब ये जितनी भी मसल्स हैं, इनके जो टेंडन होते हैं, वो आपके शोल्डर्स को स्टेबल रखने पे काम आते हैं। मतलब कि आपका जो ह्यूमरस है, मतलब आपके जो शोल्डर की जो हड्डी है, उस पे उसको जो है इस सॉकेट में रखने पे काम आते हैं। जो शोल्डर का सॉकेट होता है, उसमें स्टेबल रखने में काम आती हैं सारी की सारी रोटेटर कफ की जो मसल्स होती हैं वो। अब देखिए जितनी भी ये मसल्स हैं, जैसे 4 मसल्स जो है रोटेटर कफ की, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस, इनके अलग-अलग वर्क हैं शोल्डर्स के लिए, ठीक है? जैसे कि आपका सुप्रास्पाइनेटस है, वो आपका ऊपर की तरफ प्लेस होती है, तो ये आपके शोल्डर्स के लिफ्ट में काम आती है। जब भी आप शोल्डर को लिफ्ट करते हैं, तो ये काम आती है। वैसे ही आपकी जो इंफ्रास्पाइनेटस है और टीरिस माइनर है, ये आपके शोल्डर्स के बैकवर्ड साइड होती है, मतलब कि पोस्टीरियर साइड होती है। और इसका जो काम होता है वो एक्सटर्नल रोटेशन कराना होता है शोल्डर्स का। वैसे ही आपका सबस्कैपुलरीज होता है। सबस्कैपुलरीज में क्या है कि आपकी आगे की तरफ होती है ये मसल, एंटीरियर साइड्स में होती है, तो ये आपका इंटरनल रोटेशन कराती है शोल्डर्स का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बारे में कि रोटेटर कफ में आपकी इंजरीज जो है किस किस तरीके से हो सकती हैं, मतलब क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी इंजरीज में। अब इसमें सबसे पहले जो है आपका मोस्ट कॉमन टेंडनाइटिस हो सकता है। टेंडनाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी टेंडन में। मतलब कि रोटेटर कफ की जितनी भी मसल्स हैं, 4 मसल्स हैं, इनमें किसी में भी अगर इनकी मसल्स के जो टेंडन है, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसको हम टेंडनाइटिस कह सकते हैं। वैसे ही हमारी बरसा होती है, तो बरसा में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम उसको बरसाइटिस कहते हैं। ये आपका फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, जो आपका टेंडन की कुशनिंग के काम आता है, आपको जो बरसा होता है, तो उसमें भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन भी आ सकता है किसी को, स्ट्रेन की भी कंडीशन आ जाती है और पार्शियल टियर की कंडीशन भी आ जाती है। पार्शियल टियर मतलब कि थोड़ा-सा जो है टेंडन जो है वो हल्का-सा टियर हो जाता है। पूरा नहीं, थोड़ा-सा टियर हो जाता है, तो उसको हम पार्शियल टियर कहते हैं। वहीं पर एक कंडीशन और होती है जो वर्स्ट होती है, इसमें जो टियर है, वो जो टेंडन है वो पूरा का पूरा ही टियर हो जाता है, मतलब बोन से अलग ही हो जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो इस कंडीशन में कॉजेज़ में सबसे बेसिक कॉज़ तो ये है कि इम्पैक्ट पड़ना गिरने की वजह से। अब शोल्डर में जब भी इम्पैक्ट पड़ता है गिरने की वजह से, तो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट कैसा है। बहुत तेज़ हुआ है या फिर हल्का इम्पैक्ट है। हल्का इम्पैक्ट होगा तो चांसेस है कि भैया उसको स्ट्रेन आ सकता है या फिर उसको टेंडनाइटिस हो सकता है। उन टेंडन्स का जो आपकी रोटेटर कफ की होती है, या फिर हाई इम्पैक्ट आने के कारण क्या हो सकता है, वो टेंडन टियर भी हो सकते हैं, पार्शियल टियर भी हो सकता है, फुल टियर भी हो सकता है और ये कंडीशन सीरियस भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। वहीं पर अगर हम बात करें, इंडिविजुअल है कोई या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है और उसको वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है अपना आपकी रोटेटर कफ मसल्स का, तो उससे भी चांसेस है कि फटीगनेस के कारण उसको स्ट्रेन पड़ सकता है या फिर उसको टियर हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी देखी जा सकती है। और क्रॉनिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ, तो फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि आपकी आपकी जो रेंज है वो रुक जाती है आपके शोल्डर्स की, और जिससे जो आपके रोटेटर कफ की जो मसल है उसका भी जो नेचुरल वर्क है वो भी काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो जल्दी फटीगनेस आती है आपके रोटेटर कफ में, जिसकी वजह से आपको चांसेस है कि इंजरीज हो सकती है। बहुत कॉमन कंडीशन है आपके शोल्डर इम्पिंजमेंट। अब शोल्डर इम्पिंजमेंट में क्या होता है कि आपका हड्डी में जो है हल्का फुल्का सा उभार आ जाता है, जिससे आपकी सबसे कॉमनली सुप्रास्पाइनेटस जो होती है, एक मसल है आपके रोटेटर कफ की, वो इन्वॉल्व हो जाती है इसमें इम्पिंजमेंट में। और उसमें क्या होता है, अब जब ये उभार आता है हड्डी में, तो ये आपकी आपकी जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है या फिर उसके जो टेंडन पे जब भी ये उभार लगता है, तो वो रगड़ करने के कारण वहाँ पे इरिटेशन हो जाती है। अब इरिटेशन से क्या चांसेस हैं कि इरिटेशन से ऑब्वियसली वहाँ पर पेन तो आएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और इंजरी हो जाएगी वहाँ पे, या फिर वहाँ पे टियर हो जाएगा, तो वो भी एक बहुत कंडीशन कॉमन है इम्पिंजमेंट वाली, जिसमें ये रोटेटर कफ भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब हमने इस बारे में तो बात कर ली कि रोटेटर कफ इंजरीज होता क्या है और रोटेटर कफ मसल्स क्या होती हैं, सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, कॉजेज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये बात करते हैं कि अगर किसी को अगर ये इन केस रोटेटर कफ इंजरी हो रही है, तो पता कैसे लगाएं।
अब जब भी रोटेटर कफ इंजरी आपको होगी तो उसमें बहुत ही डल पेन आता है और वो भी बहुत शोल्डर की डीपली आता है, शोल्डर के काफ़ी अंदर की तरफ आपको महसूस होगा ये पेन। दूसरा, आपकी जो लिमिट है शोल्डर की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, आपकी लिमिटेशन आ जाती है फिर शोल्डर रेंज। अब इसमें क्या होता है, शोल्डर रेंज की लिमिट का हम बात कर रहे हैं तो जैसे इंटरनल रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन है, ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो रेंज है वो बहुत कम हो जाती है जब भी आपको रोटेटर कफ इंजरी होगी, ये चीज़ होती है। दूसरा, आप लिफ्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे भी आप शोल्डर से कोई भी वेट उठाएँगे अपने जो भी इन्वॉल्व्ड शोल्डर है उसमें अगर आप ये कोई भी वेट उठाएँगे, लिफ्ट करेंगे तो उसमें आपको पेन आना शुरू हो जाएगा या फिर आपको ताकत महसूस ही नहीं होगी जब भी आप ये चीज़ करेंगे, आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो। तो इस तरह के कुछ कॉमन सिम्पटम्स आपको दिखाएगा रोटेटर कफ इंजरी जब भी आपको होती है तब। अब रोटेटर कफ को डायग्नोस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर एमआरआई हो गया, एक्सरे हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया। इनसे भी आप पर्टिकुलरली ये श्योर करा सकते हैं कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसमें दूसरी बात क्या होती है कि अगर इन केस किसी को निकल आया है कि रोटेटर कफ इंजरी उसको हो रही है या फिर उसको अगर हो रहा है किसी को भी रोटेटर कफ इंजरी किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसको करना क्या चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया आसपास अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जाके मिलो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये करो। मेडिकेशन इसमें चलती है, सर्जरी के ऑप्शंस भी होते हैं इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोथेरेपी इसमें अवेलेबल होती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको रोटेटर कफ इंजरी हो रही है तो आपको सर्जरी ही करानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत कम ऐसे ऐसे केसेस होते हैं इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है एक्चुअल में, अगर पेशेंट अवेयर है और अपना कंसल्टेशन सेल्फ कंसल्टेशन नहीं कर रहा है वो, ठीक है? और जाके किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल रहा है, तो चांसेस हैं कि कुछ दिनों की मेडिकेशन या फिर उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत फिज़ियोथेरेपी चल रही है उसकी, और अच्छी फिज़ियोथेरेपी चल रही है जिसमें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उसका अच्छा है और रोटेटर कफ मसल जो है उसमें अच्छा खासा टारगेट करा हुआ है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक रखना, बढ़ाना, और शोल्डर्स की जो रेंज है उसको वापस अपनी न्यूट्रल पोज़ीशन पे लाना। और तो ये सारी चीज़ें अगर वो कर रहा है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में अच्छा खासा चल रहा है, तो चांसेस है कि कुछ टाइम बाद आपकी रोटेटर कफ इंजरी जो है वो ठीक हो। अब इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को अगर रोटेटर कफ इंजरी हो गई है, तो वो पेशेंट सबसे पहली बात ये पूछता है कि भैया कितने टाइम में ठीक हो जाएगा? क्या 10 दिन में ठीक हो जाएगा? 15 दिन में ठीक हो जाएगा? तो भई ऐसा तो नहीं होता है। आपको कुछ टाइम तो लग सकता है, वैरी करता है, डिपेंड करता है वे पेशेंट टू पेशेंट कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट की इम्यूनिटी कितनी है, वो क्या एथलीट है या फिर वो इंडिविजुअल है या फिर वो एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है। ये सारी चीज़ों के कारण वैरी करता है आपका रोटेटर कफ इंजरी की रिकवरी पे। तो चांसेस हैं कि कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि चा साल भर भी लग सकता है। वो बहुत वर्स्ट केस के सिनेरियोज़ होते हैं। नॉर्मली आपके 6 महीने के अंदर-अंदर आपको रिकवरी मिल जाती है आपको, अगर आप अच्छे से इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो। इस वीडियो में हमने इस बारे में बात करी कि रोटेटर कफ इंजरी होता क्या है, उसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, उसके डायग्नोज़ क्या-क्या होते हैं या फिर उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें मैं इस बारे में बताऊँगा कि अगर आपको इन केस रोटेटर कफ इंजरी हो रहा है, तो उसमें घर पे आराम से बैठ के ही आप कुछ इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ेस कर सकते हैं और जिससे आप अपने रोटेटर कफ इंजरीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।